डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपने पढ़ा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम फिर बता देंगे। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो हैं जो हम सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं, और ये लिमिटेड हैं, और इसके अलावा ये एग्जॉस्टेबल भी हैं। तो उनके बारे में हमने कल पढ़ा था। इसमें मोस्टली हमने पढ़ा था फायरवुड के बारे में पढ़ा हमने। उसके अलावा कोल के बारे में, क्योंकि वो एक कन्वेंशनल सोर्स है। इसके अलावा पेट्रोलियम के बारे में हमने पढ़ा था। उसके अलावा नेचुरल गैस के बारे में हमने पढ़ा कल। और इसके अलावा हाइडल पावर जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, अरे इसको देखेंगे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आल्सो कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ये सोर्सेज जो हैं ये क्या हैं? ये रिन्यूएबल हैं। ये सोर्सेज जो हैं ये रिन्यूएबल हैं। तो रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ कि जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिनको हम दोबारा से नया कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई चीज़ इस्तेमाल की, उसके बाद हम उसको दोबारा से भी रिन्यू कर सकते हैं। मिसाल के तौर हमारे पास सोलर लाइट है, तो सोलर लाइट को हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। हमारे पास विंड है, क्योंकि ये हमारे पास इनफ क्वांटिटी में है, बहुत ज़्यादा तादाद में है, एविडेंस इसकी है, तो उसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो एनर्जियाँ हैं, बहुत सारी एनर्जियाँ हैं जिनको हम क्या कहते हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एनर्जी सोर्सेज आल्सो कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और सोर्सेज दैट आर कंटिन्यूसली रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। कुदरती तौर से क्या है कि इनको हम यानी कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में है, काफ़ी तादाद में है, तो ये यानी कि इसको हम या बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मिसाल के तौर पर सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है। ये सब क्या हैं? ये सब हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि अब ये नॉन कन्वेंशनल का मतलब है कि इनको ये नई ये जो दरियाफ्त हुई हैं, ये कुछ नई चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं। तो इससे पहले इनका यूज़ ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज हम इनको इस दौर में इस्तेमाल करते हैं। सोलर एनर्जी का पहले इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन अब होता है। विंड एनर्जी का अब इस्तेमाल होता है। इसके बाद टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल होता है, जियोथर्मल का एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो पहले इसका इस्तेमाल नहीं था, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम इनको यानी किस तरीके से इस्तेमाल कर सकें, लेकिन आज हम इनको कर सकते हैं। ये हमारे पास इनफ क्वांटिटी में भी हैं, और इस तरीके से नेचुरली ये भी क्या है? रिन्यूएबल हो सकते हैं। फिर से थोड़ा दोहराते हैं इसको। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज और सोर्सेज दैट आर कंटिन्यूसली रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। मिसाल के तौर पर हम लेंगे सोलर एनर्जी है, इसमें विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है। तो इसकी एडवांटेज क्या है? इसके फ़ायदे क्या सकते हैं? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली का मतलब है कि ये माहौलियाती आलूदगी के लिहाज से देखेंगे तो उस लिहाज से ये बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि ये माहौल को आलूदा नहीं करते हैं, माहौल को ख़राब नहीं करते हैं, किसी किस्म का नुकसान नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इनको हम कहेंगे ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। इसके अलावा दूसरी इसकी जो एडवांटेज है ये क्या है? दे आर इनएग्जॉस्टेबल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास मौजूद हैं, और इनका ख़त्म होना नामुमकिन सी बात है। क्योंकि अगर सोलर लाइट ख़त्म होगी तो पहले को सूरज को ख़त्म होना होगा, तो इस तब तक क्या होगी? फिर क़यामत हो जाएगी। तो जब तक दुनिया, तब तक ये चीज़ें इंशाल्लाह हैं। तो इसका मतलब है कि ये इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं जो ख़त्म नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ी एडवांटेज है, दे आर ईजी टू ऑपरेट। इनको हम आराम तरीके से, बड़े आसानी तरीके से, बड़े आसान तरीके से हम इनको कैसे हैं इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये सेफ और क्लीन भी है, ये सेफ और क्लीन भी है। तो उसके बाद पढ़ते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले इसका इस्तेमाल नहीं होता था, अब जब टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ आज हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो solar energy traveled from the sun can be used in solar cells to produce electricity.
तो क्या करते हैं आजकल की सोलर प्लेट्स होते हैं, उनमें क्या लगी होती है, छोटे छोटे जो पैनल होते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि सूरज की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, उनकी रेज जो उस पर पड़ती है उसको ट्रैप करते हैं। उसके अंदर क्या होती हैं, छोटी छोटी जो सेल्स होती हैं वो लगी होती हैं, वो जैसे कनेक्ट की हुई होती हैं वहाँ पर। जो वायरस होते हैं उनके साथ वो अंदर से कनेक्ट होता है। उसके बाद वो एक किस्म की एनर्जी जनरेट करते हैं। तो उस तरीके से जो एनर्जी पैदा होती है उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है सूरज की लाइट की वजह से जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सूरज की लाइट को इस्तेमाल करते हैं, उसको ट्रैप करते हैं, उसके बाद एनर्जी जो हासिल होती है। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सोलर एनर्जी, इसको सोलर एनर्जी कहा जाता है। तो आजकल ये तकरीबन इसके हर घर में तकरीबन इस्तेमाल होता है। टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम, लाइटिंग पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज इन सोलर हीटर्स में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा सोलर कुकर्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है, करते हैं। उसके अलावा सोलर डायर्स इसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो कम्युनिटी लाइट्स जो है हम लगाते हैं, सड़कों पर अक्सर देखते हैं आप, तो कम्युनिटी लाइट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनमें भी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होता है, इनको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये जो एनर्जी है ये क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, और ये हमारे पास कंटिन्यूसली अवेलेबल रहते हैं। तो इसके बाद दूसरा जो है वो विंड एनर्जी है। तो विंड एनर्जी भी क्या है, एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हमारे पास दो किस्म की एनर्जी, एक होती है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम सदियों से इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में आपने पढ़ा, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल है, उसके बारे में आप तफसील से पढ़ा। उसके बाद न्यूक्लियर, उसके बाद विंड एनर्जी जो है, तो विंड एनर्जी क्या है, एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो विंड इज एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये क्योंकि ये हमारे पास काफ़ी तादाद में है, जहाँ भी आप जाएंगे तो वहाँ पर हवा मौजूद ही मौजूद है। और अगर हम देखेंगे रिसोर्स में, आपने पढ़ा होगा कि रिसोर्स में ये कौन सा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूबिक्विटस रिसोर्स। इसको ये कौन सा रिसोर्स है, यूबिक्विटस रिसोर्स। यूबिक्विटस रिसोर्स का मतलब था कि होता है, यूबिक्विटस रिसोर्स का मतलब है कि जो हमें हर जगह जो हर जगह पाया जाता है, जो रिसोर्स हर जगह पाया जाता है, जहाँ भी हम गए, वेयर वी गो थ्रू आउट द वर्ल्ड, वेदर वी गो इन whether we go to USA, whether we go to Arab Emirates, or whether we go to other far-flung areas, we find that the energy is there, the wind is there. So the wind is there. Wherever you go throughout the world, wind is there. तो जो भी यानी जो भी रिसोर्स हर जगह पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम सूरज की लाइट को देखेंगे, दुनिया के जिस हिस्से में भी हम जाएंगे वहाँ पर सोलर एनर्जी तो होगी, वहाँ पर सोलर लाइट तो होगी, वहाँ पर सूरज तो होगा ही होगा, उसकी जो लाइट है तो वहाँ पर होगी होगी। तो इस तरीके से जो विंड है दुनिया के हर जगह पर ये अवेलेबल होगी, इसके बगैर तो ज़िंदगी का तस्वर ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, इनको वहाँ से हमको क्या है, यूबिक्विटस रिसोर्स। तो बहरहाल विंड एनर्जी यहाँ पर क्या है, एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड इज एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये ख़त्म नहीं हो सकता है। दूसरा है हम क्या बनाते हैं, जैसे विंड मिल जो होती है, ये आप कहाँ पर क्या करती हैं, विंड मिल में ये काम करता है। तो उसके बाद वहाँ पर क्या लगाते हैं, एक किस्म की जो वहाँ पर लगी होती है, जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से जो लगा होता है एक किस्म का। तो उसके बाद ये इस तरीके से यहाँ पर क्या आती है, जब हवा तेज़ आती है, काफ़ी तेज़ जब हवा चलती है, तो उस तरीके से क्या होता है कि नीचे इसके वायर्स लगे हुए होते हैं। तो ये जब मूव करता है उसके साथ जनरेटर नीचे होता है, तो वो जनरेटर मूव करता है, उसके साथ एक किस्म की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसके साथ एक किस्म की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उस एनर्जी को हम विंड एनर्जी कहते हैं। विंड इज एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड मिल्स ग्राइंडिंग ग्रेन, यानी कि विंड मिल्स में हम विंड मिल्स का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर क्या काम होता है, ग्राइंडिंग ग्रेन होता है। इसके बाद लिफ्टिंग वाटर भी इस्तेमाल करते हैं, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, बिजली हासिल करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अक्सर इसको हम कहाँ कहाँ देखते हैं, कहाँ ये लोकेट होता है, विंड एनर्जी जो होती है ये अक्सर कोस्टल जो रीजन्स होते हैं, जो समुद्र के साहिली इलाके होते हैं, वहाँ पर इनको देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर हवा काफ़ी तेज़ चलती है। तो उस तरीके से जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर इसको देखा जा सकता है। और ज़्यादा इसके अलावा माउंटेन पासेस जो होते हैं, या माउंटेन रीजन्स जो होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ी सिलसिले होते हैं, या पासेस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप माउंटेन पर जा सकते हैं। तो वहाँ पर जो पासेस होते हैं, जो एक रास्ता होता है, तो वहाँ पर भी इनको लगाया जा सकता है, ताकि दोनों जगहों से क्या आता है,
पहाड़ के नीचे भी अगर देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी तेज़ हवा चलती है, और इसके अलावा समुद्र के साहिल पर भी हवा जो है वो स्ट्रांग हो सकती है, काफ़ी तेज़ हो सकती है। उस तरीके उस विंड से क्या बनता है, उस विंड से क्या हम कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, यानी कि ऊपर से जब हवा तेज़ी से आती है तो इसके अलावा ये जब मूव करते हैं, इसके सपोर्ट जब मूव करते हैं तो नीचे से क्या होती है, वायर्स लगी होती है, कनेक्शन लगा होता है ज़मीन के नीचे से या कहीं पर। तो उसके बाद जो जो जनरेटर इसके अंदर होता है तो वो मूव करता है, उससे किसी इलेक्ट्रिसिटी पैदा, एक किस्म की बिजली पैदा होती है, तो उसको हम कहते हैं, वो क्या एनर्जी होती है, वो होती है विंड एनर्जी। तो कहाँ पर लोकेट होता है, कोस्टल रीजन्स में, समुद्र के साहिली इलाकों में। इसके अलावा माउंटेन पासेज या माउंटेन रीजन भी आप कह सकते हैं, वहाँ पर ये देखा जा सकता है। तो स्ट्रांग विंड्स यहाँ पर होती हैं, उसी वजह से ये मूव करती हैं और इस्तेमाल के काबिल आ जाती हैं। तो विंड फार्म्स में भी हम देखेंगे कि विंड फार्म्स क्या होती हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है ये लगी होती है, इसके जो यानी कि इस तरीके से जो यहाँ पर लगे होते हैं विंड, यानी कि जो जो मूव करते हैं उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं, क्लस्टर्स इनका होता है, इस तरीके से इनको विंड फार्म्स कहते हैं। तो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, ये नीदरलैंड से ज़्यादा पाया जाता है, इस किस्म की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके बाद जर्मनी भी इसमें सबसे आगे है, इसके साथ डेनमार्क भी इसमें काफ़ी आगे है, उसके बाद यूके है, यूएसए है, स्पेन है। तो ये इसके लिए काफ़ी मशहूर जगह हैं जहाँ पर क्या कौन सी एनर्जी पाई जाती है, विंड एनर्जी पाई जाती है, और इसी एनर्जी को ये इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद एक और टॉपिक है, वो है न्यूक्लियर पावर। उसके बाद एक और है, वो है न्यूक्लियर पावर एनर्जी। इससे भी हम एनर्जी हासिल करते हैं। न्यूक्लियर पावर इज obtained फ्रॉम न्यूक्ली ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो जब क्या होता है कि इनमें जो न्यूक्ली होता है, कि यहाँ पर जो फ्यूजन जब हो जाता है, फ्यूजन के दौरान क्या होता है कि इनके ये जो इनका जो न्यूक्लियस होता है, तो वो क्या होता है, इनके अंदर वो मल्टीपल हो जाता है, यानी कि जब फ्यूजन होता है तो वो मल्टीपल हो जाता है। मल्टीपल होने के वक्त वक्त क्या होता है, एक किस्म की वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस न्यूक्लियस में एक किस्म की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये जो वहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उसके बाद एक किस्म की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस एनर्जी को भी क्या ग्रैब किया जाता है, उसके बाद उस एनर्जी से जो बिजली यानी कि उसको इस्तेमाल किया जाता है, और उसको भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अलावा यूरेनियम जो आप जानते हैं, तो उसके लिए तो उसको एटम्स में इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल न्यूक्लियर पावर इज obtained फ्रॉम न्यूक्ली ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स आर, जो सबसे ज़्यादा इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं किसमें, न्यूक्लियर पावर में, उसमें यूएसए है सबसे आगे, उसके बाद यूरोप। यूएसए और यूरोप जो है, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर जो है इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है, और ज़्यादा ये लीडिंग प्रोड्यूसर भी इसके हैं, प्रोड्यूस भी ये ज़्यादा करते हैं। इन इंडिया अगर देखेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे, अपने देश की बात करेंगे, तो यहाँ पर राजस्थान है, और इसके अलावा झारखंड में ही ज़्यादा, झारखंड है, उसके अलावा है लार्जेस्ट डिपॉजिट, यहाँ पर ज़्यादा इसके ज़खीरे पाए जाते हैं। उसके बाद यूरेनियम और यूरेनियम के, उसके अलावा जो थोरियम है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है, ये मोनोजाइट जो मोनोजाइट है सैंड्स ऑफ करेला, तो वहाँ पर पाया जाता है। मोनोजाइट सैंड्स ऑफ करेला में ये पाया जाता है थोरियम। और बाकी जगहों पर यहाँ क्या पाया, हिंदुस्तान के राजस्थान में, झारखंड में, और इसके अलावा तो ये जगहों पर क्या वजह है, यूरेनियम पाया जाता है। तो हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया में देखेंगे कहाँ पर यहाँ पर प्लांट्स लगाए गए हैं, न्यूक्लियर पावर कहाँ पर लगाए गए हैं, तो बहुत सारी जगहों पर हैं। कुछ हम लिखते हैं यहाँ पर। एक है कलपकरम इन तमिलनाडु में, कलपकरम इन तमिलनाडु में है। इसके अलावा तारापुर इन महाराष्ट्र में है। उसके बाद है राणा प्रताप सागर है, एटसेट्रा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं हिंदुस्तान में देखे जा सकते हैं। तो उसके बाद एक और है, वो है जियो थर्मल, जस्ट कॉल्ड जियो थर्मल एनर्जी। एक और है, वो है जियो थर्मल एनर्जी। एक और है, वो है जियो थर्मल एनर्जी। तो जियो थर्मल क्या एनर्जी है, जो हीट प्रोड्यूस होती है ज़मीन से, एक किस्म की हीट होती है ज़मीन से प्रोड्यूस होती है, जो हम हासिल करते हैं। क्योंकि जब सूरज की रेज काफ़ी देर तक बढ़ती है कि ज़मीन पर, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर गर्मी पड़ जाती है, काफ़ी गर्मी पड़ जाती है। उससे क्या होती है, उससे एक किस्म की लू जो होती है, वो एक किस्म की विंड बनती है। यानी कि गर्मी में हम देखते हैं कि जब सूरज
कि जब सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वक़्त क्या हो जाता है कि उस वक़्त एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उस टेम्परेचर में क्या मतलब एक किस्म की यानी क्या बनती है, लू एक किस्म की बनती है, वो जो काफ़ी गर्म होती है, उससे काफ़ी रेज़ काफ़ी गर्म होते हैं, तो ज़मीन की ऊपरी जो सतह होती है, वो काफ़ी गर्म हो जाती है। तो जब ऊपर सरफेस ज़मीन की गर्म हो जाती है, तो उससे क्या होती है, एक किस्म की हीट प्रोड्यूस होती है। तो ज़मीन के अंदर भी हीट प्रोड्यूस होती है। ये नहीं कि सूरज की गर्मी की वजह से ऊपरी सरफेस जो है ज़मीन का, ऊपरी लेयर जो ज़मीन का है, तो वो गर्म हो जाता है, उसके बाद हीट प्रोड्यूस होती है। नहीं, ज़मीन के अंदर भी, क्योंकि अब आपने पढ़ा होगा कि लावा और मैग्मा जो है ज़मीन के नीचे, तो इसके अंदर क्या इग्नियस रॉक्स जो है वो इसी से बनती हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी टेम्परेचर बढ़ जाता है इसके अंदर। और वो क्या है, वो इग्नियस फायर है एक किस्म का, इस फायर रॉक्स से। तो इसका मतलब है ज़मीन के अंदर जो यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है। अगर ज़मीन के नीचे बहुत जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी हीट है, तो उसको भी ट्रैप किया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। सो दोनों तरीके से, चाहे ज़मीन के अंदर, ज़मीन के डीप जाएंगे, वहाँ से भी एक किस्म की हीट प्रोड्यूस होती है, उसको भी इस्तेमाल में लाया जाता है। और उसके बाद सरफेस पर जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, जब काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो उसको भी क्या कहता है, उसको भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो क्योंकि ये ज़मीन से ही आता है, ये गर्मी ज़मीन से ही आती है, दोनों सूरतों में, चाहे ज़मीन की सरफेस की बात करेंगे, चाहे इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करेंगे, तो उसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। उसको कहते हैं जियो मीन्स अर्थ। तो थर्मल का मतलब है गर्म होना, ज़मीन का गर्म होना, और ज़मीन के गर्म होने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। सो दैट्स हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ। जो डीप होता है, कि डीप वहाँ भी हासिल कर सकते हैं, और सरफेस लेवल के भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हॉट स्प्रिंग जो हवा आती है, तब भी एक किस्म की हीट प्रोड्यूस होती है, जो वहाँ से लूप क्रिएट करती है, तो उससे भी हम उसको ट्रैप करके उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस हीट एनर्जी को यूज़ किस में किया जाता है, जनरेट इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसको इलेक्ट्रिसिटी में आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा कुकिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हीटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाथिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, जहाँ पर ये ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, कौन सी जियोथर्मल एनर्जी, तो वो है एक है यूएसए, उसके बाद न्यूजीलैंड है, और आइसलैंड है, फिलीपाइंस है, और इसके अलावा सेंट्रल अमेरिका है। तो इसके अलावा अगर देखेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान में भी काफ़ी जगह है जहाँ पर ये पाया जाता है। तो उसमें एक है मणिकरण जो है, जो वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा लद्दाख में है, पुगा वैली है, पुगा वैली कहाँ पर, लद्दाख में। तो यहाँ पर जो है जियोथर्मल एनर्जी पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हमारा जो वीडियो है आपको कैसा लगा, उसके लिए ज़रूर लिखना कमेंट में। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं कोई नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। स्टे इंडोर एंड स्टे सेफ। थैंक्स फॉर